Namaskar students, I am Varsha Gupta. Today we are going to start our new chapter पूर्ति की अवधारणा। आज हम नया चैप्टर अपना स्टार्ट कर रहे हैं पूर्ति की अवधारणा। और पूर्ति की अवधारणा को हम स्टार्ट करें इससे पहले आपको अभी तक जो हमने चैप्टर्स पढ़े हैं इसमें आप एक क्या थे, उपभोक्ता थे। उपभोक्ता का मतलब आप उपभोग करने वाले थे, आप मार्केट में जा रहे हैं, आप चीजों को परचेज कर रहे हैं, आपकी डिमांड हो रही है। लेकिन अब आपको उस थिंकिंग को छोड़ करके अब अपने आप को क्या बनाना है, एक उत्पादक बनाना है। आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप नई चीज का उत्पादन कर रहे हैं, आप मार्केट में अपनी चीज को बेच रहे हैं। उस विजन से इस पूरे कंसेप्ट को पढ़ना है, क्योंकि बिल्कुल जस्ट अपोजिट है ये जो हमने अभी डिमांड पढ़ी है, उसी का अपोजिट सप्लाई है यानी पूर्ति है। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन कहीं कहीं हो सकता है। तो अगर आप इस बात को इस तरह से समझेंगे कि आप एक उत्पादक हैं और मार्केट में आप माल को बेच रहे हैं, आपका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, तो आपको बहुत इजीली ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कि पूर्ति की परिभाषा, कि पूर्ति आखिर कहते किसे हैं। निश्चित समय में निश्चित कीमत पर एक उत्पादक वस्तु की जितनी इकाइयां बेचने के लिए तैयार होता है, पूर्ति कहलाती है। मतलब कि निश्चित समय में अभी जो भी पीरियड चल रहा है वो टाइम पीरियड फिक्स है। ये यहाँ पे बात नहीं कही कि आने वाले 2 साल बाद या 3 महीने बाद या 1 महीने बाद, नहीं। अभी जो टाइम पीरियड है उसी के अंदर निश्चित कीमत पर वर्तमान में जो कीमतें हैं उस पर एक उत्पादक वस्तु की जितनी भी इकाइयां बेचने के लिए तैयार हो रहा है उसे हम पूर्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि जितना उत्पादन हमने किया है वो ही सारा हमारा पूर्ति है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूर्ति और स्टॉक में अंतर होता है। एक उत्पादक द्वारा निश्चित अवधि में तैयार माल स्टॉक कहलाता है। आपने एक बार में जितना भी अपना माल तैयार किया है एक टाइम पीरियड के अंदर, चाहे साल भर में किया है, 6 महीने में किया है, एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर जितना माल का उत्पादन आपने किया है वो स्टॉक कहलाएगा। लेकिन निश्चित कीमत पर उत्पादक उस वस्तु की जितनी मात्रा बेचने के लिए तैयार है उसे हम पूर्ति कहेंगे। मान लीजिए आपने जिस वस्तु का उत्पादन किया है उसकी मार्केट में बहुत कम कीमत है और आप उसकी अनुमान लगा रहे हैं कि कीमत अच्छी मिलनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप उस माल को नहीं बेचेंगे, आप उसको स्टॉक में रख लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका स्टॉक हो गया। लेकिन उसमें से आप जितना माल बेचने के लिए तैयार है केवल वही पूर्ति कहलाएगी। जैसे मान लीजिए एक किसान है, उस किसान ने 200 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। अपने खेत है उसके पास, उस खेत के अंदर 200 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया। तो टोटल उत्पादन उसने कितना किया, 200 क्विंटल गेहूं। तो ये क्या हो गया, उसका स्टॉक हो गया। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि उसने 200 क्विंटल का उत्पादन किया तो 200 क्विंटल ही मार्केट में बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसे लग रहा है कि अभी मैं कीमत कम मिल रही है इसलिए मैं इसका कुछ भाग बेचूंगा, कुछ भाग में अपने स्टॉक में रख लूंगा। तो अगर वो केवल 100 क्विंटल गेहूं 2000 रुपए किलो प्रति क्विंटल के हिसाब से वो बेचना चाहता है और बेचने के लिए तैयार है, तो ये जो 100 क्विंटल है वो क्या कहलाएगी, पूर्ति कहलाएगी। और जबकि जो 200 क्विंटल का उत्पादन उसने किया है वो क्या होगा, स्टॉक होगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा आता है पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पूर्ति को प्रभावित करते हैं। पूर्ति का मतलब है कि हम कितना माल बेचने के लिए तैयार हैं। तो देखिए सबसे पहला फैक्टर आता है, इसका तत्व आता है वस्तु की कीमत। यदि मार्केट में किसी वस्तु की कीमत ज्यादा है तो उत्पादक को क्या करेगा, वो ज्यादा माल बेचने के लिए तैयार होगा। उसे लगेगा अभी कीमत ज्यादा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा माल अपना निकाल दूं ताकि मुझे प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो ऊंची कीमत पर पूर्ति क्या होगी, ऊंची होगी। कम, अगर कीमत कम है तो पूर्ति भी कम हो जाएगी, कीमत अगर ज्यादा है तो पूर्ति भी ज्यादा हो जाएगी। साधनों की कीमत, साधनों की कीमत से मतलब है यहाँ जो भी उत्पादन के साधन वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, अगर वो साधन हमें कम कीमत पर उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते साधन उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए श्रमिक है, श्रमिक आपको कम मजदूरी दरों पर उपलब्ध हो गया तो आपकी लागत क्या होगी, घट जाएगी। लागत घट जाएगी तो लागत के कम होने पर पूर्ति भी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि आपको प्रॉफिट उसमें ज्यादा मिल रहा है, कॉस्ट आपकी कम आ गई। तो उत्पादन साधन की कीमत अगर कम होती है तो उत्पादक पूर्ति बढ़ा देता है। संबंधित वस्तुओं की कीमतें, यहाँ पर 2 तरह की वस्तुएं हैं, एक पूरक वस्तु और एक है हमारी स्थानापन्न वस्तु। इन दोनों वस्तुओं की कीमतों से भी हमारी पूर्ति प्रभावित होती है।
इसी तरह तकनीकी और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, अगर तकनीकी अच्छी हो जाती है हमारी, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि हो जाती है, तो हम कम कीमत पर ज्यादा उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कम कीमत पर आपकी पूर्ति बढ़ जाएगी, कम रॉ मटेरियल में आप बेस्ट प्रोडक्शन, ज्यादा आउटपुट दे पाओगे। ओके, नेक्स्ट है विशेष अवसर। त्योहारों के अवसर पर, जैसे होली है, दिवाली है, या ऐसे त्योहार विशेष आते हैं, वहां पर भी पूर्ति वस्तु की, जैसे त्योहारों पर है, व्रत आ रहे हैं, तब फ्रूट्स की और दूध की पूर्ति बढ़ जाती है। जन्माष्टमी उत्सव आया है तो वहाँ फूल मालाएं और इन फ्रूट्स की, इनके सबकी डिमांड बढ़ जाती है, तो सप्लाई भी इन चीजों की बढ़ा देते हैं, पूर्ति बढ़ा देते हैं। आगतों की गुणवत्ता, अगर जो भी आगत यानी इनपुट्स यानी कि जो भी साधन हम उत्पादन में प्रयुक्त कर रहे हैं, जैसे कच्चा माल, तो कच्चे माल की अगर गुणवत्ता अच्छी है तो भी हमारी पूर्ति बढ़ जाएगी। परिवहन की लागतें अगर कम आ रही हैं, तो परिवहन की लागत के कम आने से वस्तु की लागत कम हो जाएगी और पूर्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको कम लागत में चीज उपलब्ध हो रही है, तो आप ज्यादा माल का उत्पादन करेंगे और ज्यादा माल बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये हमारे सारे थे पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। इसके बाद आता है हमारा पूर्ति का नियम। पूर्ति का नियम क्या होता है, देखिए कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है। अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है कि इसमें हम ये जो कीमत है ना, इस कीमत के अलावा जो भी चीजें हैं वो सब स्थिर रहे। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें कि अन्य बातें समान रहने पर कीमत के बढ़ने पर पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत के घटने पर पूर्ति घट जाती है। इसका फॉर्मूला है S = फंक्शन ऑफ P। पूर्ति किस पर निर्भर है, वस्तु की कीमत पर निर्भर है। बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं वो सब क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर हैं। S बराबर पूर्ति और P बराबर कीमत। इसको एक उदाहरण से हम समझेंगे कि मान लीजिए आपने के पास बिस्किट है, उस बिस्किट की यहाँ पे मेरे को तालिका दे रखी है कि 10, 20, 30, 40, 50 रुपए कीमत पर एक उत्पादक कितनी इकाइयां बेचने के लिए तैयार है। अगर वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो वो 100 इकाई बेचने को तैयार है। अगर बढ़ के 20 रुपए हो जाती है तो वो 200 माल बेचेगा, 30 हो जाती है तो 300 इकाई बेचेगा, 40 हो जाती है तो 400 पैकेट बेचने के लिए तैयार है, और 50 रुपए पर 500 पैकेट्स बेचने के लिए तैयार है। इसको अगर हम डायग्राम के रूप में इसको बना लें तो 10 रुपए पर वो 100 इकाइयां, 20 रुपए पर 200 इकाई, 30 रुपए पर 300 इकाई, 40 पर 400 इकाई और 50 पर 500 इकाई बेचने के लिए तैयार है। तो इसका जो वक्र आएगा, ये पूर्ति वक्र इस तरह से धनात्मक ढाल वाला आता है। ओके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। इसके बाद आती है मान्यताएं। मान्यताएं के बिना कोई भी नियम अधूरा है, इसलिए मान्यताओं का होना बहुत जरूरी है। उत्पादन साधनों की पूर्ति और कीमतें स्थिर रहें। जो भी हमारे उत्पादन के साधन, हम श्रम है, पूंजी है, जो भी हम साधन काम में ले रहे हैं, उनकी पूर्ति और कीमत दोनों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्रेता और विक्रेता की वस्तु के प्रति रुचि भी स्थिर होनी चाहिए, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बार बार सोचें कि हमें, क्रेता सोचे कि नहीं हमें ये खरीदना है, हमें तो दूसरी तरह टेक्नोलॉजी की चीज पसंद है, ऐसा नहीं है। दोनों की जो रुचियां हैं वो स्थिर रहें। वस्तु की पूर्ति अविभाज्य है, यहाँ पर ये मान करके हम चलेंगे। संबंधित वस्तुओं की कीमतें स्थिर हैं। संबंधित वस्तु में फिर बता दूं, पूरक और स्थानापन्न, उनकी कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सरकार द्वारा लगाए गए कर और अनुदान भी स्थिर हैं। मौसम व जलवायु की दशाओं में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि मौसम अगर बदल गया तो अभी आप मान लीजिए कि गर्मी है और गर्मी में आप कॉटन पहनेंगे, और मौसम अगर, जलवायु अगर बदल गई, कोल्ड आ गई, तो उसके अंदर आपकी डिमांड अपने आप चेंज हो जाएगी, तो सप्लाई पे भी इफेक्ट आ जाएगा। तो मौसम और जलवायु की दशाएं अपरिवर्तित होनी चाहिए। कृषिगत पदार्थों की पूर्ति इसकी तुलना में एक निश्चित समय अवधि के पश्चात ही परिवर्तित हो पाती है। कुछ जो जैसे कृषिगत पदार्थ हैं, कृषिगत पदार्थ का मतलब है कृषि के द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं वो हम अपनी इच्छा से उनकी पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। जैसे गेहूं है, गेहूं की अगर आपको ज्यादा आवश्यकता है तो हमें पूरी 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, तब हम अगले सीजन में हम गेहूं की पूर्ति को बढ़ा पाएंगे। हर बार हम ये सोचें कि हम उत्पादन गेहूं का बढ़ सकता है, तुरंत बढ़ा दें, 2-3 महीने में बढ़ा दें, तो वो संभव नहीं है। तो कृषिगत पदार्थ क्योंकि उनकी समयावधि निश्चित होती है उत्पादन की, इसलिए उन्हें एक निश्चित समयावधि के पश्चात ही उनकी पूर्ति को बढ़ाया जाना संभव होता है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। इसकी PDF आपको सेंड कर दी जाएगी, उसी से ही अपने नोट्स आप कंप्लीट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।